हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। वैसे मैं बता दूं ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और तुम्हारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। इस वीडियो का एंड होते होते तुम्हें पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वैसे हमने इसी तरह से रियल नंबर चैप्टर को भी अच्छे से समझा है और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, वो भी बिल्कुल वन शॉट में, जिस तरह से हम आज पॉलिनोमियल्स को कवर करने वाले हैं। अगर तुमने रियल नंबर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे सर्च करो रियल नंबर्स बाय एजुकेशनल भैया, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। नहीं तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे तुम्हें रियल नंबर्स वन शॉट का लिंक मिल जाएगा। तो चलो वीडियो का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, मतलब पॉलिनोमियल्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो देखो, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल को हम लोग कह सकते हैं मेनी टर्म्स। हाँ भैया, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये टर्म्स होता क्या है अभी समझाता हूं। एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। यही वाला इक्वेशन ले लेते हैं, 6x² - 5x - 3, ठीक है। इसमें ये जो तुम देख रहे हो तीन चीजें लिखी गई है, एक है 6x², एक है 5x और एक है 3। तो ये जो तीनों चीज है ना, यही टर्म्स है तुम्हारा। बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन जो प्लस या माइनस साइन से पहले लिखा जाता है उसे हम टर्म्स बोलते हैं। अब देखो, ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है? 3 कांस्टेंट क्यों है? रुको पहले मैं लिख देता हूं। 3 क्या है? कांस्टेंट। और 3 कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 3 का वैल्यू अभी भी 3 है, 3 का वैल्यू 100 साल बाद भी 3 रहेगा और 3 का वैल्यू 1000 साल पहले भी 3 ही था। 3 का वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये कांस्टेंट हुआ। लेकिन वहीं पे यहां पे जो तुम x देख रहे हो, ये x का वैल्यू तो चेंज हो सकता है, x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली x तो कांस्टेंट नहीं हुआ, तो x को हम क्या बोलेंगे? x को हम वेरिएबल बोलेंगे। जिसका भी वैल्यू चेंज हो सकता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब हम 5x को क्या बोलेंगे? हमने x को वेरिएबल बोला है, हमने 5x को वेरिएबल नहीं बोला है। 5 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, x तुम्हारा वेरिएबल है, तो 5x को हम क्या बोलेंगे? 5x को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल को हम साथ में लिखेंगे तो वो तुम्हारा कोफिशिएंट हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टर्म्स कितने टाइप के होते हैं। टर्म्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मिला जुला चीज होता है, ठीक है। जैसे 5x तुम्हारा कोफिशिएंट हो गया, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। आई होप तुम्हें इतना क्लियर होगा। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है मेनी टर्म्स, जहां पे भी बहुत सारे टर्म्स हो वो तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाता है। अब ये वाला पेज तो हम समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि 5x, ये तुम्हारा मोनोमियल हो गया। उसी तरह से बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म होता है। यहां पे तुम देख सकते हो 5x - 3 एग्जांपल दिया गया है, तो ये तुम्हारा 2 टर्म हो गया, तो ये तुम्हारा बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म होता है, ठीक है। जैसे 6x², 5x और 3, तो ये 3 टर्म्स यहां पे दिए गए, तो ये हो गया तुम्हारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल। अब देखो, ये बच्चों वाली चीज है, तुम तो ऐसे ही पता कर सकते हो। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब 1 होता है, मतलब कि 1 टर्म होगा, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है, मतलब कि 2 टर्म होगा। ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है, मतलब कि 3 टर्म होगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे एक्सरसाइजेस में इसका बहुत ज्यादा काम, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, तो मैं तुम्हें तुरंत समझा दूंगा। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है ना किसी भी इक्वेशन में, उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब मान लो तुम्हें कोई भी इक्वेशन दिया गया हो, उसमें जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा ना, उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहां पे एक इक्वेशन दिया गया है भाई, 6x² - 5x - 3। तो यहां पे इस इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा?
इस इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। 2 से ज्यादा पावर किसी में है नहीं है ना। 5x के ऊपर पावर 1 है, यहां पे 2 है, और यहां पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां पे एक ही वेरिएबल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर है, इसके ऊपर तो पावर 1 ही है ना, बस 6x स्क्वायर के ऊपर पावर 2 है, तो ये तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। मान लो कोई और इक्वेशन होता और यहां पे पावर 3 होता, तो जो 3 होता ना वो तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता। और कोई इक्वेशन होता जिसमें पावर 4 होता तो उसमें तुम्हारा 4 हो जाता डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कुछ नहीं होता है बल्कि वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप सो अभी के लिए तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत बच्चों वाली चीज है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। हमने पहले क्या देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स थे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। लेकिन वही डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के भी 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लेकिन है ये भी आसान चीज। लीनियर का मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ऊपर पावर 1 हो, ठीक है। तुम देख सकते हो 5x, यहां पे पावर 1 है। क्वाड्रेटिक क्या हुआ? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ऊपर पावर 2 हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या हो? 2, यहां पे तुम देख सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके इक्वेशन में हाईएस्ट जो पावर होगा ना वो 3 होगा। बहुत आसान है, तुम देख लिए यहां पे 3 गिवन है। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यही 3 टाइप्स है ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना ये तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना तो तुम्हें पूरा पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा, और तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी मोस्ट प्रोबेबली यही कॉन्सेप्ट से आने वाला है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। देखो बहुत ही आसान सा चीज है, सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो कर दे उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब तुम्हें पता ही होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब एक्स या वाई जो भी तुम्हारा गिवन है, उसका कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल के इक्वेशन को जीरो कर दे उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 2x - 4। तो यहां पे x का कोई ऐसा वैल्यू, तुम्हारा x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, ठीक है। तो x का कोई ऐसा वैल्यू जो ये पूरे इक्वेशन को 2x - 4 इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, मतलब 2x - 4 इक्वल्स टू जीरो कर दे। तो x का ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है? हो सकता है अगर हम x का वैल्यू यहां पे 2 रख देंगे, x का वैल्यू 2 रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन जीरो आ जाएगा ना। 4 - 4 0। इसका मतलब for x is equal to 2, for x equals to 2, the value of this equation will be 0। तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। बहुत आसान था ना। इस पूरे इक्वेशन का जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैक्स का वैल्यू 2 रखते हैं ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है। बहुत ही आसान सा चीज था, यही होता है तुम्हारा जीरो पॉलिनोमियल। आगे क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लो। अब देखो ये तो था फर्स्ट स्टेटमेंट, वो तो हमने समझ लिया। सेकंड स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैं पढ़ के तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ले लेते हैं 4x³ - 5x² + 3, ठीक है। कुछ भी ले लिया मैंने। अब अगर तुम्हें फाइंड करना है कि इसका कितना नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, मतलब कि x का कितना वैल्यू आ सकता है जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे। x का कितना वैल्यू आ सकता है, इस x का कितना वैल्यू आ सकता है जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे। तो कैसे पता करोगे? बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तुम्हें सिंपल फाइंड करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा ना वही इक्वल टू होगा इस पूरे इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर। मतलब कि समझो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इस पूरे इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था? वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता था वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता था। तो यहां वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 3 है ना, इससे ज्यादा कोई पावर तो है नहीं। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3 हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3 हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि ये जो 3 है ना ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हो गया इस पूरे इक्वेशन का, और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी हो गया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
इसका मतलब इस इक्वेशन में x का 3 वैल्यू आ सकता है जो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा। आई होप सो तुम्हें यह चीज समझ में आ गया होगा। देखो बहुत आसान सा चीज है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे के पूरे इक्वेशन को 0 कर दे, x का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे के पूरे इक्वेशन को 0 कर दे। समझ में आ गया। और ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। बस यही चीज था, ठीक है। इस चीज को याद रखना, आगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम देने वाला है। नोट कर लो, मैथ्स देखने की चीज नहीं होती है, नोट करने की चीज होती है। अगर तुम वीडियो को बस ऐसे देखे जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे बैठे बैठे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें मैथ्स में सच में अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आई होप से तुम समझ गए होगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो तुम्हारे एग्जाम्स में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है जहां पे तुम्हें बस एक ग्राफ दे देगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तुम्हें फाइंड करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के बेसिस पे तुम्हें फाइंड करना है कि कितने जीरोस है। अब तुम लोग कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहली बात तो ऐसे कोई खाली ग्राफ नहीं देगा, कोई लाइन पास करते हुए दिखा देगा। सपोज मान लेते कुछ ऐसे पास करते हुए दिखा दिया, तो तुम्हें फाइंड करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे तुम्हें जीरोस फाइंड करना है फॉर पी एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के लिए तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे तुम देख रहे हो ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस तो ये वाला लाइन है, ये जो लाइन है ये तो वाई एक्सिस को काट रहा है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया ना, नहीं टच किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा। उसी तरह से मान लेते कोई और लाइन बनाते हैं, सपोज ऐसे एक लाइन जा रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, एक बार काटा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से एक और डायग्राम लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक चीज दिया गया है, तुम्हें एक ग्राफ दिया गया है और उसमें ऐसे लाइन काटते हुए जा रहा है, ऐसे कर्व बना हुआ है, ठीक है। तुम्हें फाइंड करना है इसका नंबर ऑफ जीरोस। कैसे फाइंड करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। ये वेव एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा होगा ना, उतना ही तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वेव एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, चलो काउंट कर लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हें एग्जाम्स में बहुत इजी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ग्राफ देख के डर जाएंगे, ओ माय गॉड कितना बड़ा चीज है। कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रहा है लाइन ना, एक सेकेंड, जितनी बार भी लाइन एक्स एक्सिस को काट रहा है वो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहां कितना बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार काटा है, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान था। लेकिन वही देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों में, ठीक है। जैसे मैं करता हूं, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब तुम यहां ध्यान से देखना, मैंने यहां से ऐसे टच करके निकाल दिया, मैंने यहां क्या किया, टच करके निकाल दिया। तो अब तुम्हें बताना है कि इस इमेज का कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा, मतलब इस ग्राफ में मैंने जो भी बनाया, वेव बनाया, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। बहुत ज्यादा आसान है। क्या करोगे, तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5, और यहां पे तुम लोग कैसे काउंट करोगे, बहुत सारे लोग यहां पे 2 काउंट कर लेंगे। 2 काउंट नहीं करना है, ये ऐसे काटा नहीं है एक्स एक्सिस को, ये बस ऐसे छू के चला गया है, तो इसको हम बस 1 ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 6। तो ऐसे ही तुम्हें सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में। आई होप तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। इसलिए अब हम लोग जल्दी से करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो इसी ग्राफ वाले चीज के बेसिस पे है, ठीक है। बहुत इजीली हम उसे सॉल्व करेंगे, तुम्हें अच्छे समझ में भी आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो तुम्हारे एक्सरसाइज 2.1 में बस एक ही क्वेश्चन है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स 6 क्वेश्चन है, छोटे छोटे पार्ट है। तो बस तुम्हें इतना ही सॉल्व करना है, उसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, 1 मिनट में तुम लोग सब चीज सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है फॉर पी एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो इमेज देख रहे हो, इसमें तुम देख रहे हो कोई लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, टच ही नहीं किया है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। दूसरा का कितना हो जाएगा, इसको एक्स एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। ये वाला देखो, ये इसको एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है और 3 बार काट रहा है, ठीक है। 3 बार काटा है, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। उसी तरह से यहां पे देखोगे तो ये जो भी चीज है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। इसका मतलब इस इमेज का, इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब देखो मैंने जो बोला था ना कि छू के निकल जाता है उसको बस हम लोग एक ही बार काउंट करते हैं। ये देखो इसको क्रॉस नहीं किया, अगर इसको ऐसे क्रॉस कर देता ना तो हम 2 बार काउंट करते। एक सेकंड, तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दिखा देता हूं। यहां पे अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, जूम नहीं हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, ये बस इसको टच कर रहा है, इसको बस टच कर रहा है, इसलिए हम इसको बस एक ही काउंट करेंगे, 2 काउंट नहीं करेंगे, 1 2 और 3। तो यहां पे तुम देख सकते हो ये जो वेव है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, 3 बार कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत आसान था, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो तुम्हें यह समझ में आ गया कि जीरोस और पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है, जब भी हम x या y का वैल्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन में कुछ ऐसा रख देंगे जिसके कारण जो पूरा इक्वेशन है वो जीरो हो जाए, वो तुम्हारा जीरो और पॉलिनोमियल होता था। फिर हमने ये भी सीख लिया कि अगर तुम्हें कोई ग्राफ देगा और उसमें x एक्सिस में कोई लाइन ड्रॉ कर देगा या कर्व ड्रॉ कर देगा तो तुम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हो। अब जो अगला टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो मैं हर टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, लेकिन लिटरली ये वाला जो टॉपिक है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारा अगला एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान से सुनना। तो देखो हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल बहुत टाइप्स के होते हैं। अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर डिग्री के बेसिस पे बात करें तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वही हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिस भी पॉलिनोमियल के ऊपर डिग्री 2 होता था उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में ही लिखा जाता है, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा जाता है। इसे अच्छे से याद कर लो, समझ लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा जाता है। और यहां पे तुम्हें देख के ही पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो वेरिएबल है, जो x है, उसके ऊपर पावर 2 है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये चीज हमें बता क्यों रहे हैं। ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने ये भी सीखा था कि वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा ना तुम्हारे पॉलिनोमियल में, वो इक्वल टू होता है उस पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस को लेकर। मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, वो इक्वल टू होता है तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस के। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये चीज तो क्लियर है ना। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 क्यों आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो डिग्री है वो 2 होता है। बेसिक सा चीज था, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। अब देखो तो यहां पे जो अल्फा और बीटा गिवन है ना, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। तो यहां पे जो अल्फा और बीटा गिवन है ना, वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरो है। पहला जीरो को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरा जीरो को हम बीटा बोलते हैं। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इस चीज को याद रखना। और अल्फा प्लस बीटा मतलब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे इस चीज को, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा, मतलब दोनों जीरोस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल टू के -b/a। माइनस बी क्या होता है, ये, ठीक है, ये b है, इसमें माइनस का साइन लगा होता है कि -b हो जाएगा, और ये है। और जब तुम अल्फा इंटू बीटा करोगे, मतलब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या वैल्यू आएगा, c/a। देखो ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो तुम्हें बस इतना ही समझना है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस करते हैं तो वो हमेशा -b/a के बराबर आता है, और जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो वो हमेशा c/a के बराबर आता है। अब ये -b/a और c/a कहां से आया, वो इस इक्वेशन से आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा रहता है। तो a हम यहां से उठा लेंगे, b यहां से उठा लेंगे, और c कहां से उठा लेंगे, यहां से उठा लेंगे। c क्या होता है, c हमेशा कांस्टेंट होता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। लेकिन हाँ, अगर अभी भी ये टॉपिक किसी को समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो इसे प्रूव करके भी देख लेंगे, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 है। 2.1 नहीं है, 2.2 है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो देखो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यह बोल रहा है कि तुम्हें बहुत सारे इक्वेशन गिवन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, आगे और भी बहुत सारे इक्वेशन है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो तुम्हें क्या करना है, इन सारे इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं। मतलब कि यहां पे x का वैल्यू तुम्हें कुछ ऐसा फाइंड करना है जिसके कारण x² - 2x - 8 = 0 हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
जितने भी तुम्हें एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, जितने भी इक्वेशन गिवन है, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। यहां पे तुम देख सकते हो ये भी उसी फॉर्म में, ये भी उसी फॉर्म में, सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब सारे के सारे तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब देखो तुम्हें सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं सारे इक्वेशन के, और फिर तुम्हें यह प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और तुम्हें यह भी प्रूफ करना है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। बहुत आसान है, हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तुम्हें से मैक्सिमम को आता होगा, जिनको नहीं आता है उनको बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, फिर से लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना बी एक्स को, इसको ऐसे तोड़ना है कि जब उसको वापस सॉल्व करे तो वो वापस से बी एक्स ही आ जाए। और उसको तोड़ने का तरीका बहुत सिंपल होता है, तुम्हें सी इंटू ए करना होता है। आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से क्या होगा, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको जब हमें तोड़ना है तो सबसे पहले हम सी इंटू ए करेंगे। सी क्या है तुम्हारा? 8 है। ए क्या है तुम्हारा? 1 है। एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 8 है। अब इस 8 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि ये -2 आ जाए। अब 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि -2 आ जाए? बहुत ज्यादा आसान है। 8 का हम फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर क्या होता है? बहुत आसान, मुझे याद आ रहा है, 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है, ठीक है। तो क्या हम कुछ ऐसे कर सकते हैं? +2 -4, इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 ही आएगा। +2 -4 का वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा। इसका मतलब ध्यान से देखना भी, ठीक है। हम लोग बहुत सारे आगे क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, ये जो चीज मैंने लिखा है, क्या ये और ये चीज सेम नहीं है? सेम ही है ना। जब तुम -4 + 2 करोगे तो वैल्यू तो -2x ही आएगा। -4x + 2x करोगे तो वैल्यू तो -2x ही आएगा ना। कुछ अलग तो नहीं है। हमने बस इस चीज को ऐसे तोड़ा है, बीच वाला पार्ट को, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस -2x ही आ जाएगा। इसको तोड़ना जरूरी है, और हमने अपने मन मर्जी से नहीं तोड़ा है। हमने कैसे तोड़ा है? c इंटू ए करके। c इंटू ए का जो भी वैल्यू आता है ना, उसके फैक्टर से तुम इजिली बीच वाली चीज को तोड़ सकते हो। आगे हम और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा इसे कैसे तोड़ा जाता है। बहुत आसान सा चीज है, मुझे बहुत मजा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में। अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेस देखते हैं। कुछ नहीं, यहां से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया हमने तो ये हो गया x + 2। फिर यहां से हम क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा x। अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे क्या क्या वैल्यू निकला? यहां से हमारा निकला x - 4 और x + 2। अब बहुत आसान है, एक एक फाइंड कर लेते हैं। तो x - 4 इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू एक आ गया तुम्हारा 4, और फिर एक और आएगा तुम्हारा x + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो यहां पे हमें दो जीरोस मिल गए, एक जीरो है तुम्हारा 4, एक जीरो है तुम्हारा 2। तो एक हो गया तुम्हारा अल्फा, एक हो गया तुम्हारा बीटा। अब देखो ये हमारा, हमें बस जीरोस फाइंड नहीं करना था, हमें प्रूफ भी करना था। अल्फा प्लस बीटा, हमें ये प्रूफ करना था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। और हमें ये भी प्रूफ करना था कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। बहुत आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। तुम्हारा अल्फा क्या है? तुम्हारा अल्फा 4 है, ठीक है। बीटा क्या है? बीटा तुम्हारा -2 है, ठीक है। अब तुम कुछ भी रख सकते हो अल्फा बीटा की जगह पे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको ये पहले रखना है, ये पहले रखना है। अल्फा -2 भी हो सकता था, अल्फा 4 भी हो सकता था, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखो -b क्या है तुम्हारा? -b, देखो b तो तुम्हारा -2 है, तो -b क्या हो जाएगा? देखो -b तुम्हारा हो जाएगा -2, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में -2। a क्या है तुम्हारा? 1 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या आ रहा है? +4 - 2, ये आ रहा है तुम्हारा 2, और यहां से तुम्हारा आ रहा है 2। माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन तो सही है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं, जिसका वैल्यू c/a आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -2, इसका वैल्यू c/a। c क्या है तुम्हारा? -8 है, और a क्या है तुम्हारा? 1 है। इसका मतलब ये दोनों सेम आना चाहिए। तो क्या आ रहा है? 4 2 8, और ये भी 8, -8। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। हमें यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया।
आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आगे भी हम सारे क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व करा है, तो फिर से थोड़ा पीछे जाओ और वापस से देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। नहीं तो वैसे भी आगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आगे तो पक्का समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस बीच वाली चीज को तोड़ना है, ठीक है। इस बीच वाली चीज को कैसे तोड़ेंगे, हम लोग पहले a इंटू सी करेंगे। a तुम्हारा 4 है इंटू सी तुम्हारा 1 है। अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4 का क्या क्या फैक्टर आएगा, इसका तो 4 फैक्टर आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, बेसिक है। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग कुछ इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, हमें फैक्टर मिल गया। अब हम कैसे तोड़ेंगे इसको, 4s स्क्वायर माइनस 2s दो बार लिख दिए, माइनस टू एस कितना हो जाता है, 4s हो जाता है, प्लस 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां से हम 2s कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 2s माइनस 1। फिर यहां से हम क्या कॉमन ले ले, हम ले लेते हैं -1 कॉमन, तो यहां से क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। बहुत आसान था। तो यहां से हमारे क्या निकला, 2s माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर भी 2s माइनस 1, दोनों जीरोस हमारा यही निकल गया, इक्वल टू 0 देते जाना है। अब देखो तो अब जब हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक जीरो फाइंड करेंगे इसका, तो क्या आएगा 1/2 और दूसरा जीरो क्या आएगा, वो भी आ जाएगा 1/2। कैसे आया, चलो एक बार दिखा देता हूं तुम लोग को। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s हो जाएगा तुम्हारा 1, s हो जाएगा 1/2। उसी तरह से दोनों सेम ही चीज है, तो दोनों का तुम्हारा जो जीरोस आएगा वो आएगा 1/2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को क्या फाइंड करना रहता है, हम लोग को फाइंड करना रहता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों का वैल्यू प्रूफ करना रहता है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a। अल्फा तुम्हारा, अल्फा बीटा दोनों क्या क्या है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी मतलब ये b तुम्हारा हो गया -4, -b मतलब -4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और a तुम्हारा क्या है 4 है। इसका मतलब यहां पे हाफ हाफ ऐड करोगे तो 1 आता है, और इसको जब करोगे ये भी 1 आएगा, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा प्रूफ कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करेंगे, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू आना चाहिए c/a, ठीक है। अल्फा क्या गिवन है तुम्हारा, अल्फा बीटा दोनों गिवन है हाफ हाफ, तो हम हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। c क्या है तुम्हारा, c 1 है और a क्या है 4 है, तो इसका मतलब हमारा दोनों इक्वल आना चाहिए, 1/4 आ गया, आसान था। तो इसी तरह से आगे हम लोग को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये वाला प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस, इसको अच्छे से समझ जाओ कि इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं। इसको हम लोग हमेशा ऐसे तोड़ते हैं c इंटू a का फैक्टर से, ठीक है। c इंटू a करते हैं, c क्या था यहाँ 1 था, a क्या था तुम्हारा 4 था, तो 4 1 जा 4 आया, ठीक है। अब 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो हमने इजिली 2 और 2 के फॉर्म में इसको यहाँ पे बीच में तोड़ दिया, और उसके बाद कुछ नहीं किया, हमने कॉमन निकाला, सॉल्व किया, इक्वल्स टू 0, तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब जो तुम्हारा 0 का वैल्यू था वो आ गया। उसके बाद हमने प्रूफ कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है, हम लोग प्रूफ करके भी देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। ये तुमको बेवकूफ कैसे बना रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। ये सही फॉर्म में नहीं है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, लेकिन ये किस फॉर्म में है, यहां पे c पहले लिख दिया, c जो कांस्टेंट होता है वो पहले लिख दिया है और bx को बाद में लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म सही करेंगे। इसका हम फॉर्म कैसे सही करेंगे, ऐसे सही करेंगे, ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, कुछ नहीं, हमने बस इस चीज को पहले लिख दिया। अब ये तुम्हारा फॉर्म करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले a इंटू सी करेंगे। a क्या है तुम्हारा 6 है और c तुम्हारा क्या है 3 है, तो तुम्हारा a इंटू सी क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। अब हमें इस 18 को ऐसे तोड़ना है कि बीच में 7x आ जाए, ठीक है। हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 18 को, कैसे तोड़ सकते हैं 18 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, बहुत सिंपली तुम सोच सकते हो 18 का क्या फैक्टर होगा जो 7x माइनस 7x ला दे। तो ध्यान से देखो, 9 2 जा 18 होता है ना, 9 2 जा 18। तो इस स्टेटमेंट को देखना ध्यान से, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। एक सेकेंड रुको, मुझे 9x पहले नहीं लिखना था, मुझे पहले 2 लिखना था। अब देखो, प्लस 2x माइनस 9x प्लस 3 माइनस 3, सॉरी माइनस यहां पे गिवन है। अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या सेम है ना, सेम है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे माइनस 9x प्लस 2x क्या वैल्यू आएगा, माइनस 7x आएगा कि नहीं आएगा। बहुत आसान था, हमने इसको कैसे फाइंड करा, बहुत आसानी से फाइंड करा।
हमने a इंटू सी करा, 6 3 18 आया। अब 18 का हमने कुछ ऐसा फैक्टर ढूंढा जिसके कारण बीच वाला जो वैल्यू है वो सेम टू सेम -7x के बराबर आ जाए, मतलब -7 के बराबर आ जाए, x तो नहीं। अब कुछ नहीं करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है। हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा, 3x आएगा, प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x और -1, नहीं सॉरी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ +1। तो इस तरह से हमारा दो वैल्यू निकल जाएगा, 2x - 3 और 3x + 1। अब यहां से x का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, इक्वल टू 0 देना भूल जा रहा हूं यार मैं, तुमने मत भूलना एग्जाम में वरना दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या x का वैल्यू आ जाएगा, यहां से तुम्हारा x का वैल्यू आएगा 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। उसी तरह से यहां पे तुम्हारा आ जाएगा 3x + 1 = 0, ये तुम्हारा आ जाएगा 3x = -1, x = -1/3। ठीक है, तो तुम्हारा अल्फा और बीटा मतलब दो जीरोस का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a फाइंड करना है। आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। 3/2 है तुम्हारा, एक 3/2 है और हम लोग प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे -1/3। ये था ना तुम्हारा अल्फा बीटा का वैल्यू। फिर इक्वल टू आना चाहिए किसके, -b/a के। -b मतलब ये ऑलरेडी b जो है तुम्हारा -3 है, माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा 3 और a है तुम्हारा 6। देखते हैं वैल्यू सेम आता है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें इसका नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो हमें करना पड़ेगा कुछ नहीं, 3 3 = 9 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 और नीचे हो जाएगा 6, इक्वल्स टू आना चाहिए 3/6 के बराबर। इसको शॉर्ट कर देते हैं, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और ये 7/6। ये आया क्यों नहीं, एक सेकंड मुझे चेक करने तो। -b, ओके मैंने देखा नहीं, मैंने यहां देख के गलती कर दिया। तुम्हारा b क्या है, तुम्हारा b तो 7 है ना, मैं भी क्या बेवकूफ हूं। हाँ तुम्हारा b क्या है, तुम्हारा b है -7, ठीक है। -b लेना है तो वो हो जाएगा तुम्हारा 7 और a क्या है तुम्हारा 6, तो ये क्या हो जाएगा 7/6। यहां पे तुम्हारा क्या वैल्यू आया 7/6, तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 7/6। अब उसी तरह से अल्फा बीटा का देख लेते हैं। अल्फा बीटा तुम्हारा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा क्या है तुम्हारा 3/2, क्या है 3/2, हाँ 3/2 और बीटा क्या है तुम्हारा -1/3, वो किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। c क्या है तुम्हारा 3 है, ठीक है, -3 है एक्चुअली। एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, नीचे लिख देता हूं, इसको एक्चुअली इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं बच रहा है। अब ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा c क्या है तुम्हारा, c है 3, ठीक है, -3 और a है तुम्हारा 6। तो इसका मतलब इसका वैल्यू सेम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3/3 2 = 6 इक्वल्स टू -3/6। दोनों साइड -3/6 आ गया। इसका मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को प्रूव करके देख लिया है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी डरना नहीं है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें इसमें, तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो हमको क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल तुम्हारा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, 4 और u को कॉमन ले लेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा u + 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। 4u = 0, इसका मतलब u = 0, तुम्हारा एक 0 का वैल्यू आ गया और दूसरा 0 का वैल्यू क्या आएगा, u + 2 = 0, u + 2 = 0, इसका मतलब u = -2। अल्फा और बीटा तुम्हें दोनों मिल गया। हम लोग को अब क्या प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या आता तुम्हारा, एक 0 है और बीटा क्या आता तुम्हारा -2 है। ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a। -b तुम्हारा हो जाएगा -8 और a हो जाएगा 4, तो -2 = 4 2 = 8 -2। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a हमने प्रूफ कर दिया है। अब उसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा को भी प्रूफ कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 × -2 क्या होगा, 0 × -2 0 ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे क्यों लिख दिया, रुक जाओ।
तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 इंटू -2, 0 ही हो जाएगा। सी बाई ए क्या है, सी क्या है तुम्हारा, सी तो तुम्हारा गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा। ए तुम्हारा क्या है, 4 है, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमने प्रूव करके देख लिया और हमारा जो जीरोज है वो भी करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब उसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें तुम्हें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या गिवन है, तुम्हारा गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15। हम इसका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस नहीं, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 उधर भेजेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, हमें रूट डालना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर रूट अंडर 15, ठीक है। टी स्क्वायर है तो रूट हटाएंगे तो ये टी हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 15। तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का 2 वैल्यू आ गया। अल्फा का क्या वैल्यू आ गया, मतलब 1 0 क्या हो गया तुम्हारा, 1 0 हो गया प्लस 15 और 1 0 तुम्हारा क्या हो गया माइनस 15, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए माइनस बी बाई ए। अल्फा तुम्हारा क्या है, अल्फा है तुम्हारा प्लस रूट 15 और बीटा क्या है माइनस रूट 15। माइनस बी का क्या वैल्यू होगा, अब तुम लोग ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में बी कहीं पे है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, फिर से लिख के बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम यहां पे देखोगे एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, 1 टी स्क्वायर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और सी भी है तुम्हारा 15, बी एक्स तो है ही नहीं, ये वाला चीज तो मिसिंग है इस वाले क्वेश्चन में, बी एक्स नहीं है ना, यहाँ पे बी एक्स कहाँ है, नहीं है, एक्स स्क्वायर और सी है। इसका मतलब बी का क्या वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 0 रख देंगे, -0, ठीक है। और ए तुम्हारा क्या है, अब ये तुम्हारा ए क्या है, ए है तुम्हारा 1। अब देखो 0 बाई एनीथिंग तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा और ये इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से अगर हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे जिसका वैल्यू तुम्हारा सी बाई ए आना चाहिए, देखते क्या आता है, कुछ नहीं, रूट 15 प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 भाई सी बाई ए। सी तुम्हारा क्या है, सी तुम्हारा 15 है और ए तुम्हारा 1 है, कुछ नहीं। अगर तुम रूट के अंदर कोई भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका खुद का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, तो ये भी प्रूव हो गया। इसी तरह से लास्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हें 5 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके बता दिया है कि कैसे तुम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तोड़ सकते हो और उसका जीरोस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब बेसिकली तुम्हें ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम्हें फाइंड करना है कि ए की जगह पे क्या होगा, बी की जगह पे क्या होगा, सी की जगह पे क्या होगा। बहुत ज्यादा आसान होता है। तुम आसान क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि तुम्हें सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, मतलब कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है, झुक जाता हूं, और तुम्हें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी गिवन है। अब देखो ये तो तुम सबको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए। हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा और तुम्हें अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 1/4। अब यहां से हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ए का वैल्यू तुम्हारा 4 हो जाएगा और माइनस बी का वैल्यू अगर 1 है तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें अल्फा बीटा का वैल्यू भी गिवन है, अल्फा बीटा का वैल्यू भी तुम्हें गिवन है जो कि है -1। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी बाई ए के। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहां पे क्या होगा, तुम्हारा सी बाई ए इक्वल्स टू क्या है, -1 है। तुम्हें ए का वैल्यू पता है 4 होगा, ठीक है, तो सी ए की जगह पे 4 रख देंगे और यहां -1, तो सी का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, -4। बहुत आसानी से आ गया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन आराम से फॉर्म कर सकते हैं। तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू तुम्हारा क्या आया, ए का वैल्यू तुम्हारा कहां गया, ए का वैल्यू, एक सेकंड, हाँ ए का वैल्यू 4 है, तो तुम्हारी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू तुम्हारा 1 है, सॉरी बी का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -1x, और सी का वैल्यू तुम्हारा क्या आया, -4, तो ये हो जाएगा -4। तो यही तुम्हारा हो जाएगा 4x स्क्वायर -1x -4, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन का भी फाइंड कर लेंगे बहुत ज्यादा आसानी से। तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी गिवन है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अब बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, √2।
बाई 1। अब यहां से हम लोग कुछ फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लेते हैं, सी बाई ए, जो कि है 1/3। यहां से हमें ए का वैल्यू मिलता है 3 और सी का वैल्यू मिलता है 1। हम लोग इजिली बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से। ये वाला इक्वेशन को नीचे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू √2 माइनस बी, तुम्हारा ए का वैल्यू आ गया 3, ये बी है, ओके, माइनस बी, और ये हो गया √2। इसका मतलब माइनस बी का वैल्यू क्या आया, 3√2, माइनस हटा देंगे तो ये हो जाएगा -3√2। तो तुम्हारा सबका वैल्यू निकल गया। हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। हम बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, इसमें रख के देख लेंगे, x² + bx + c। a का तुम्हारा क्या वैल्यू आया था, a का वैल्यू तुम्हारा 3 आया था, तो ये हो जाएगा 3x²। तुम्हारा b का वैल्यू क्या आया था, तुम्हारा b का वैल्यू माइनस आया था, -3√2 x। तुम्हारा c का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3x² -3√2x + 1। बहुत आसान था। इसी तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन का जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन है, तुम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, वो तुम फाइंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। ये भी कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम लोग एक दो और सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही सॉल्व होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और वो किसके इक्वल है, 1/1 के इक्वल है। इसका मतलब तुम्हारा रुक जाओ यार, -b का वैल्यू तुम्हारा 1 आया, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। a का वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 गिवन है, इसका मतलब c का वैल्यू भी तुम्हारा 1 आ जाएगा, c का वैल्यू भी 1 आ गया। बहुत इजी था। हम लोग इसको इक्वेशन में फॉर्म करके देख लेते हैं, ax² + bx + c। कुछ नहीं करना है, a की जगह a पुट करेंगे। a तुम्हारा क्या आया था, 1 आया था, मतलब कुछ नहीं, ये x² हो जाएगा। b माइनस आया था, तो ये हो जाएगा -x, और c तुम्हारा क्या आया था, 1 आया था, तो ये हो जाएगा +1। बहुत आसानी से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मतलब फाइंड कर लिया है। इसी तरह से तुम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें बस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो तुम किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट। इसी टाइप के तुम्हारे 2 और क्वेश्चंस गिवन है, तुम खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो। चलो एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारा यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे गिवन है अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है तुम्हारा -b/a। इसका मतलब तुम सीधा लिख सकते हो -b/a = 4/1, और तुम अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसका मतलब तुम लिख सकते हो c/a = 1/1। इससे तुम्हारा a का वैल्यू 1 आता है, -b का वैल्यू 4 आता है, और c का वैल्यू 1 आता है। बहुत आसानी से तुम इक्वेशन फॉर्म कर लो कि तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। तुम्हारा a का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, तो ये तो हो जाएगा x², और b का वैल्यू क्या आया था, b का वैल्यू 4 आया था ना, हाँ, तो b का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4x, और c का वैल्यू तुम्हारा 1 आया था, तो +c। तो इस तरह से तुमने लास्ट वाले क्वेश्चन का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। तो यही था तुम्हारा चैप्टर। आई होप से तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तुम्हें क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया हो। तो अगर तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और फिर तुम लोग से मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।